जो सरकारी हॉस्पिटल है, आप सुन के हैरान होंगे, वहां पर एक गायनी तक नहीं है, डॉक्टर नहीं है फीमेल। सीडीओ वहां प्रॉमिस कर रहा है, लिखित में दे रहा है कि मैं 3 दिन आपको गायनी उपलब्ध करवाऊंगा यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में। अरे लालच ऐसे यार उत्तराखंड में 3 दिन। गैर शहर में सरकारी जो स्कूल है वहां पर शिक्षक तक नहीं है। वहां पर विपक्ष ने अपना कोई रोल अदा नहीं करा। विपक्ष ने अगर ईमानदारी से अपना रोल अदा करा होता, आप विपक्ष बता दें कि हमने 1.5 डिग्री सत्र में ये उपलब्धि करी, एक उपलब्धि विपक्ष बताते। ये उत्तराखंड नहीं, अब ये बिहार और उत्तर प्रदेश और 90 के दशक का आपको उत्तराखंड दिख रहा है। ये जैसे बिहार में होता था कि बिल्कुल तानाशाही होती थी और हिटलरशाही, बदमाशी, गुंडा पोलिंग बूथ लूट दिए, तो ये बिहार बन चुका है। ये अब उत्तराखंड नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी गूंज के पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उवैस। और आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज सेवा दल के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष और आपकी गूंज के प्रधान संपादक विशाल शर्मा जी। और विशाल शर्मा जी आज हमारे साथ क्यों हैं, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि इस बीच जब से उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हुए हैं तब से एक बहुत ही अजीब सी हलचल पूरे प्रदेश में देखने को मिली है। और साथ ही साथ जहां प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव चल रहे थे, उसके बाद अध्यक्ष के चुनाव में गोलियां चली, अपहरण हुए और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ इसी बीच विशाल शर्मा जी और उनका दल स्वराज सेवा दल गैरसैंण, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने के लिए, जगह जगह उन्होंने प्रदर्शन करे और साथ ही साथ जो भी उदय पंचायत चुनाव में हुआ उसकी निंदा भी उन्होंने साथ ही साथ करी है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक मजबूत तीसरा विकल्प देने का उन्होंने वादा किया है जनता से। तो आइए स्वागत करते हैं विशाल शर्मा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। और जैसा कि हमने देखा, आप इस बीच लगातार एक तरफ तो प्रदेश में पंचायत चुनाव चल ही रहे थे और कई तरह की अराजकता भी सामने आई, आपने उसका भी विरोध किया। और सबसे बड़ा जो मुद्दा जब से उत्तराखंड बना है उससे लेके आज तक 25 साल तक एक मुद्दा है कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी। और अब आप इस मुद्दे को लेकर, गैरसैंण को राजधानी बनाने को मुद्दे को लेकर इतना खुलकर और इतनी मजबूती से जो सामने आए हैं, इसके पीछे का क्या कारण है और क्या चाहते हैं आप कि गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी क्यों बने? बहुत अच्छा सवाल करा आपने उवेश भाई। मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक कई लोगों की तरह जब तक हमें पूर्ण तरीके से जानकारी नहीं थी, या पहाड़ का दर्द जिसे कहते हैं, खास करके हम दुर्गम क्षेत्र के जो एरियाज हैं उनका दर्द को जिया नहीं होता है, तब तक हमें लगता है कि यार क्या आवश्यकता है इन सब चीजों की। लोग हो सकता है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब बात करते हैं। अभी आपने जैसे देखा कि जब सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र, और 20 तारीख को हम लोग यहाँ स्वराज सेवा दल की तरफ से गैरसैंण गए। होने में मैं बहुत साल पहले भी गया था, लेकिन वो चलते चलते 20 साल पुरानी बात थी। उस समय हम लोग केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन करने गए थे। तो चलते चलते रास्ते में गैरसैंण पड़ा था, तो बहुत छोटा सा उस समय लगा था। आज से 20 साल बहुत पहले की बात है। लेकिन इस बीच में हम जब गए तो हमने वहां जाकर के जब प्रॉपर गैरसैंण का दर्द महसूस करा, तब हमें लगा कि वाकई में जब ये उत्तराखंड बन रहा था, उस समय जब आंदोलन चल रहा था उत्तराखंड का, तो उस समय उत्तराखंड बनते ही पहली बात आई थी कि सभी दलों की गैरसैंण को राजधानी बनाई जाए। तो बहुत मंथन करा हमने। जब परसों हम लोग गए वहां पर 20 तारीख को, तो देखा कि क्या कारण है कि ये तो बहुत दूर है। मेट्रो सिटी जितने भी हमारे, देहरादून है, आप कह लीजिए, हल्द्वानी कह लीजिए, बड़ा शहर है, या आप तराई की ओर जो 2 जिले हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार है, तो वहां क्यों जरूरी है? अब समझ आता है क्यों जरूरी है। मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँ, गैरसैंण राजधानी बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब पहाड़ी राज्य है ये उत्तराखंड, और ये दुर्भाग्य की बात बताऊं, पूरे भारतवर्ष में कई पहाड़ी राज्य हैं, ये इकलौता ऐसा पहला राज्य है जिसकी राजधानी प्लेन में है, देहरादून में है। नहीं तो सारे जितने भी राज्य हैं, प्रदेश हैं, उन सब की पहाड़ में क्यों है? जो पहाड़ी राज्य तो पहाड़ में होने की वजह ही होती है। विकास कब होता है? जब वहां पर डेवलपमेंट की बात होगी और प्रैक्टिकल काम होगा। जब हम वहां गए, आपको जानकर हैरानी होगी, आज 25 साल हो गए हमारे उत्तराखंड को बने हुए, अभी तक गैरसैंण में जो सरकारी हॉस्पिटल है, आप सुन के हैरान होंगे, वहां पर एक गायनी तक नहीं है, डॉक्टर नहीं है फीमेल। कितना दुर्भाग्य है। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ हम उसको राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं और सुविधाओं से, और दूसरा सुनिए, अल्ट्रासाउंड मशीन खराब रहती है, मशीन है ही नहीं, समझ लीजिए एक किस्म का।
ये बात हमें दर्द कब पता लगा, जब हम वहां धरना दे रहे थे बाहर विधानसभा के, तो वहां पर कुछ महिलाओं का बहुत बड़ा समूह अपने दर्द को लेकर के वहां पर लड़ाई लड़ रहा था। कितना दुर्भाग्य यार, ये छोटी बात है क्या? 25 साल में अगर उस गैर शहर को जिस यूज कर रहे हैं, पिकनिक स्पॉट बना करके सरकार बात करती है, उस वहीं पर ये हाल है। और वो वहां पर आंदोलन इस बात का कर रहे हैं कि हमारे लिए एक गायनी दीजिए। जी। महिलाओं को छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो उनको करीब 10-12 हजार रुपए, 15-20 हजार रुपए खर्च करके देहरादून जाना पड़ता है, चमोली वहां जाना तो पड़ता कितना बड़ा दुर्भाग्य है भाई। अब कहां बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में बहुत विकास हो गया और ये हो गया? इसका मतलब ये साल छलावा है। चिखुटिया के से पहले दोरहाट पड़ता है, दोरहाट से गैरसैंण तक सिंगल रोड है 10 फुट की। रोड बहुत खराब है, ये मैंने भी सुना। खराब होना तो चलो, पूरे उत्तराखंड की आए दिन सड़कें बहुत जगह ही खराब है, वो तो चलो कोई उसका बड़ा इशू नहीं है। खड्डे होना सड़क में कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है कि चलो बरसातों में हो भी जाते हैं भाई। 10 फुट की रोड है, उत्तराखंड बने हुए 25 साल हो गए। यहां से हर साल वहां बजट सत्र होता है ग्रीष्मकालीन, यहां से कई मंत्री जाते हैं कुमाऊं से, वहां कई विधायक जाते हैं। सारे विधायक क्या वो आंखों में पट्टी बांध के जाते हैं? क्या उनको नहीं दिखता? एक गाड़ी आती है, दूसरी गाड़ी सामने से पास करने की जगह नहीं है भाई। कहां पे है विकास आपका? क्या विकास के लिए सिर्फ देहरादून या हल्द्वानी या रुद्रपुरी है क्या ऑथराइज उत्तराखंड के लिए? पहाड़ी राज्य है, पहाड़ियों का विकास नहीं होगा तो किस बात का आपका पहाड़ी राज्य है? लेकिन विशाल शर्मा जी, उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13 जिले में से सिर्फ 6 जिले पहाड़ में है, बाकी के जो हैं 7 जिले जो हैं वो उसमें है, तराई क्षेत्र में है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कैसी मजबूरी आज तक सरकार में रही कि वो नहीं यहाँ पर राजधानी बना पाई? यार मजबूरी क्या होती है, देखो जितना जब बजट सत्र होता है ज्यादातर मंत्री हेलीकॉप्टर से जाते हैं जी। आप मुझे एक बात बताइए, वो तो वीआईपी की सुविधा लेकर के सीधा ऊपर से आप गए, ऊपर से उतर के आ गए। आपको पता है वहां कितनी दिक्कत है? वहां के आप बात कर रहे हैं तराई की और इसकी बात कर रहे हैं। जब उत्तराखंड बना था, ये तो पहले दिन से आपके जिले शामिल है, कोई बाद में जिले शामिल तो नहीं हुए। उधम सिंह नगर फर्स्ट डे से है, आपका रुड़की और ये सब एरिया, हरिद्वार वाला एरिया फर्स्ट डे से है। तो उस समय नहीं आपको दिखाई ये चीज, आप उसी समय भाई इस बात को कट कर देते जब पहली बार सरकार बनी थी। जब आप उत्तराखंड में ये शामिल है तो आप मलाई काट रहे हैं, आप नीचे, आप ऊपर कोई डॉक्टर जाना नहीं चाहता। आज समझ आ गया हमें कि डॉक्टर क्यों नहीं जाना चाहता। गैर शहर में सरकारी जो स्कूल है वहां पर डॉक्टर, वो क्या बोलते हैं, शिक्षक तक नहीं है वहां पर कई, उसके लिए आंदोलन हो रहा है। आंदोलन किसके हो रहा है? एक डॉक्टर के लिए आंदोलन हो रहा है। क्या यही उत्तराखंड का विकास है? इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए वहां पर सीडीओ को मजबूर होकर के, मुझे मेरे सामने की बात है, मेरे पास वीडियोस भी है, सीडीओ वहां प्रॉमिस कर रहा है, लिखित में दे रहा है कि मैं 3 दिन आपको गायनी उपलब्ध करवाऊंगा यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में। अरे लालत है ऐसे यार उत्तराखंड में 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन बताइए आप कहां की बात करते हैं? हम विकास है, राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। और राजधानी अब मुझे लगता है इसलिए जरूरी है कि हमारा उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, और पहाड़ी राज्य में अगर पहाड़ियों को के लिए सुविधाएं नहीं होंगी तो किस बात का हमारा उत्तराखंड, ये हम बात करते हैं विकास की। लेकिन विशाल जी, जहां तक जैसे आप अभी गैरसैंण भी गए और अक्सर वहां पे साल में जो होता है वो ग्रीष्मकालीन एक तरह से उसको राजधानी घोषित कर रखा है सरकार ने। वहां की भौगोलिक स्थितियां भी बहुत विषम है, जैसे ठंड बहुत रहती है और रास्ते, मतलब जिस तरह से राजधानी का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए वहां पर नहीं है। भौगोलिक स्थितियां बहुत विषम है। तो किस तरह से आपको लगता है कि वहां पर राजधानी स्टैब्लिश हो सकती है उत्तराखंड की? अरे यार भौगोलिक स्थिति पहले दिन से ऐसी है, गैरसैंण को नया थोड़ी डेवलप हुआ है। आप क्लियर कर दीजिए ना कि हम गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाएंगे। वो तो एक मुद्दा भाई, कांग्रेस की भी पूर्ण बहुमत सरकार रही थी, उसको भी पता था गैरसैंण क्या है। गैरसैंण तो पहले से उत्तराखंड बनने से पहले, तो आप मना कर दीजिए कि हम गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाते, बात खत्म हो गई चैप्टर। भाई लोग नहीं आंदोलन देंगे, धरने नहीं देंगे, आपका स्टैंड क्लियर हो जाएगा। सरकार को ये क्लियर तो करना ही पड़ेगा ना, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं है, वो पिकनिक स्पॉट है। आप ये कहिए कि गर्मियों की छुट्टियों में नेता वहां एंजॉय करने जा रहा है। अगर एंजॉय करने का इतना ही शौक है नेताओं को तो भाई गोवा चले जाइए, आप थाईलैंड चले जाइए। अगर आपको वहां बजट एंजॉय करना है, बजट पास नहीं करना है आपको। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, 4 दिन का बजट सत्र हुआ और 1.5 दिन में बजट सत्र खत्म हो गया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उत्तराखंड का, जैसे अभी हरीश रावत जी भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, इससे पहले कांग्रेस कई साल रही है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई हम राजधानी बना देंगे गैरसैंण को। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, तब उन्होंने नहीं बनाया। और अब आपको क्या लगता है कि विपक्ष की कैसी स्थिति है? विपक्ष ने लगातार हंगामा किया, विधानसभा के अंदर सोए, रात को वहां नहीं सोए जहां पर विधायकों के कमरे होते हैं। तो आपको क्या लगता है विपक्ष ने अपनी पूरी भूमिका निभाई, कुछ दबाव बना पाई सरकार पे? देखिए,
हरीश रावत जी बहुत बड़े नेता हैं। जी। पहले तो उनको हाई कोर्ट से भी फटकार लग गई इस बात की, अभी भी अकल नहीं आई अगर उनको, तो कब अकल आएगी? इतना बड़ा नेता होने के बाद ऐसे बयान दे रहे हैं। जब आपकी उस समय सरकार थी, जी। आपने उस समय क्यों नहीं बनाई गैरसैंण राजधानी? उस समय क्या आप नींद में थे क्या? अगर बनाना होता हरीश रावत जी को तो उसी समय गैरसैंण की राजधानी बना देते। उस समय तो कोई काम नहीं करा। आज सरकार नहीं है, सरकार में आने के लिए हमारे भोले भाले जो पहाड़ी लोग हैं उनको एक लॉलीपॉप देने के लिए कि मैं हमारी सरकार आएगी फिर आपको गैरसैंण राजधानी देंगे। ये स्टैंड तो आपका पहले दिन क्लियर होना चाहिए था। दूसरी बात आपने पूछी कि वहां पर विपक्ष की बात करी आपने, विपक्ष वाले वहां रात सोए। मुझे एक बात बताइए, विपक्ष किसी भी विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, विपक्ष बहुत दमदार इसीलिए कहते हैं कि विपक्ष दमदार होना चाहिए। अगर ये दमदार होते तो 1.5 दिन में सत्र कैसे खत्म हो जाता? पहली बात तो मैं लोगों को बताना चाहूं, जितने भी लोग हैं सुनना चाहें, सिर्फ हल्ले गुल्ले के लिए विधानसभा नहीं बनी होती है। आपका अगर सत्र चल रहा है, अगर 4 दिन का है, पहले तो सत्र लंबा होना चाहिए। सत्र का मतलब होता है कि आपके जितने भी विधायक हैं उनकी कोई समस्या अपने क्षेत्र की तो वहां पर डिस्कस करे, वहां पर अपना प्रस्ताव रखे, अपनी उन समस्याओं को, मूलभूत की समस्याओं को बताए, जनमानस की जितनी समस्या उनको बताए। ये क्या करते हैं, वहां पर टेबल पट के हा हुल्ला करा, नाटक करा, ड्रामा करा, उसके बाद तू अपने घर मैं अपने घर। अरे भाई, ये समस्या कौन गिनेगा? रोजगार की बात नहीं हुई इस बार, वहां पर विकास की बात नहीं हुई, सड़कों की बात नहीं हुई, आपकी किसी मुद्दे की, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, किसी की कोई बात नहीं हुई। चुनाव का मुद्दा ज्यादा। आप मुझे एक बात बताइए, जो धांधली हुई है, मुझे एक बात बताइए, वो भी बिल्कुल ठीक है, मुद्दा वो उठना चाहिए। उस मुद्दे की आपको फिर अभी मैं फिर बताऊंगा, उस मुद्दे को लेकर के वो विपक्ष का काम है। मुझे एक बात बताइए, आपको जरा सा भी चुनाव में हाथापाई हुई यहाँ पर नैनीताल में जिला पंचायत चुनाव में, तो आपने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। अरे बजट सत्र उस काम के लिए नहीं है, वो तो लास्ट दिन आप करते, अपनी बात रखते। भाई कानून व्यवस्था तो उचित होनी चाहिए, वो हम भी कह रहे हैं। गलत किसी के साथ भी हो, चाहे पक्ष या विपक्ष, कोई भी गलत करने वाले को दोषी मान करके उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके तो कोई भी पक्ष में नहीं है। लेकिन आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड की इतनी गाड़ी कमाई होती है, भाई यहाँ के लोग जो भी टैक्स पेयर होते हैं या पहाड़ी जैसे तैसे करके बेचारा अपने रोजी रोटी कमाता है, उसके बाद सरकार को टैक्स देता है। क्या सोचते हैं आप 1.5 दिन में कितना पैसा खर्च हुआ होगा सरकार का वहां पर? सरकार ने अपनी, विधायकों ने अपनी जेब से थोड़ी दिया वो पैसा। वो पैसा किसने दिया? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, और आपने बर्बाद कर दिया 1.5 दिन में। अगर और उसके ऐसा तो है नहीं कि आपने बजट पास नहीं करा, बजट आपका पूरा, आप देख लीजिए, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, अखबार में भी आई है। जितना चाहते थे वो सब भाई सत्ता पक्ष ने वो सारा बजट पास करा, लेकिन जनता को क्या मिला? मुझे एक बात बताइए, इस 1.5 दिन के सत्र में मुझे बताइए, 4 दिन का जो होना चाहिए था, 1.5 दिन के सत्र में क्या मिला? आप मुझे बताइए, एक भी उपलब्धि जनता की बता दीजिए कि जनता को ये मिला भाई, जनता ने क्या करा। और दूसरी बात बताइए, 25 साल में वहां पर जो विधायक के लिए तो पूरी सुविधाएं हैं मंत्रियों के लिए, लेकिन वहां पर जो मंत्रियों के ड्राइवर जाते हैं, विधायकों के ड्राइवर जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, उनकी सोने तक की नहीं, सरकारी हॉस्पिटलों के बेडों में वहां सोए हैं कर्मचारी जाकर के। क्या सुविधा है? खाने की सुविधा नहीं है वहां पर। आप क्या भाई, आप मना कर दीजिए ना यार, 1.5 दिन का छलावा क्यों करना? आपको मलाई काटनी है तो आप और कहीं जाके काटिए, आप फॉर्मेलिटी मत करिए। अभी भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए सरकार को कि स्पष्ट रूप से, और इसमें विपक्ष की तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, विपक्ष ने अपना कोई रोल अदा नहीं करा। विपक्ष ने अगर ईमानदारी से अपना रोल अदा करा होता, आप विपक्ष बता दे कि हमने 1.5 दिन के सत्र में ये उपलब्धि करी, एक उपलब्धि विपक्ष बता दे। रात को सोने से आपकी क्या उपलब्धि है? जनता को क्या मिला उस सोने के ड्रामे से? आप मुझे बताइए, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, नैनीताल जिले की समस्या, जो अभी चुनाव की समस्या को लेकर के पूरा आपने सत्र खत्म कर दिया। आपको सरकार को भी मौका देते, आप सरकार से कहते कि आपका दायित्व बनता है, वहां से उठ के आते ही नहीं आप अभी तक। मजा तब आता है कि सरकार अनिश्चितकालीन के लिए सत्र खत्म हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि अब दोबारा सत्र नहीं होगा, अब तो दोबारा से फिर सत्र लगना चाहिए कायदे से। दोबारा वो सत्र तो पूरा हो गया है सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से तो फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। लेकिन विपक्ष को अगर दम होता, विपक्ष में, विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है। विपक्ष को मुझे लगता है कि खुद क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए। 2022 में चुनावों में आपने देख लिया, अब ये अभी से 2027 की तैयारी करना शुरू कर दी। अरे भाई, काम करना तो शुरू करो पहले। सही बात है। अच्छा, एक बात, जैसा आपका जो राजनीतिक संगठन है स्वराज सेवा दल, आप लगातार इस मुद्दे को लेकर आप जंतर मंतर भी गए, दिल्ली भी गए, आपने उत्तराखंड में भी कई जगह आंदोलन करे, टनकपुर में करे, हल्द्वानी में करा, और भी कहे, आपने गैरसैंण में भी करा, जंतर मंतर में गए। क्या लगता है आपको कि सरकार तक, केंद्र सरकार तक आपकी बात पहुंची होगी, जो आपने जंतर मंतर में जाके आपने इतना बड़ा प्रदर्शन करा गैरसैंण राजधानी को लेकर? देखिए, जनता का काम होता है, असली देशभक्त वही होता है जो जागरूक नागरिक होता है। देशभक्त का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और आप देशभक्त हो गए, आप सत्ताधारी पार्टी के आप पदाधिकारी हो गए तो आप देशभक्त हो गए।
अगर आप जागरूक नहीं है, आप समाज में गलत हो रहा है और आप उसको सिर्फ देख रहे, तमाशा देख रहे हैं, आप उसकी आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो आप इसका मतलब देशभक्त नहीं, आप देशद्रोही के रूप में आप भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जिन आंदोलनकारियों की वजह से, राज्य आंदोलनकारियों की वजह से इतने गोलीकांड हुए, 42 से ज्यादा हमारे शहीद हुए उत्तराखंड में उस समय जब ये राज्य बना था, क्या इसी दिन के लिए उन्होंने ये देखा था? आप मुझे एक बात बताइए ना, आप भौगोलिक स्थितियों को ले लीजिए, आप किसी मुद्दे को भी आप ले लीजिए, इन सब चीजों के लिए समस्या तो सभी की रही है पहले से। आप नैनीताल की बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे टूरिज्म क्षेत्र है, ये टूरिज्म के लिए क्या है, सड़क की बात करें हम, मैंने आपको जैसे कि बताया था, तुरंत मैं कह रहा हूं सरकार को, खास करके वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लोक निर्माण के, सड़क मंत्री हैं, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। 25 साल में आप एक दोहराट जिले के गैरसैंण तक रोड नहीं बना पाए, आप चोरी नहीं कर पाए, लालत है आपको मंत्री होने पर? आपको अपना एक ही मैं तो बल्कि किसी से मेरा पर्सनली व्यक्तिगत बैर नहीं है, और दूसरी बात, आपको अगर काम नहीं कर रहे तो आप क्यों वहां पर बैठे मंत्री बने हुए? आपने बात करी, हम टनकपुर गए या देहरादून में भी हमने सचिवालय कूच करा, उसके बाद हम दिल्ली जंतर मंतर पे धरना दिया। धरना हमने अपने लिए नहीं दिया, ना तो मैं राजनीतिक आदमी हूं, ना मेरा राजनीतिक कोई ऐसी सोच है, ना मुझे अभी चुनाव लड़ने की ऐसी कोई दिमाग में है। हमें लगता है कि हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए इस समय गैरसैंण इसलिए जरूरी है कि वहां पर जब राजधानी बनेगी तो वहां विकास होगा, रोजगार मिलेगा। जो अभी शिक्षा के लिए लोग वहां टीचर नहीं है, चिकित्सा के लिए डॉक्टर नहीं है, वहां पर रोजगार नहीं है, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा, इसलिए गैरसैंण राजधानी जरूरी है। बैलेंस होगा आपका, पहाड़ और प्लेन का बैलेंस होगा। ये तो सरकार को सोचना चाहिए भाई। 8,000 करोड़ रुपए वहां पहले से खर्च हो चुका है। वो 8,000 करोड़ क्या पिकनिक बनाने के लिए आपको सिर्फ रह गया ग्रीष्मकालीन के लिए? उसी के लिए इतना डेवलपमेंट हुआ था? आपको देहरादून इतना डेवलपमेंट हो रहा है, आपको राजधानी को लेकर सरकार क्लियर कर दे कि हम वहां नहीं बनाएंगे, बात खत्म हो गई ना भाई। हम तो नहीं कह रहे, अच्छा, अगर आपको लगता है करिए। इसमें अगर देखा जाए तो जैसे राज्य आंदोलन की आपने बात करी, कई लोग शहीद हुए, अभी भी उत्तराखंड में बहुत राज्य आंदोलनकारी हैं जिनको सरकार ने सर्टिफाइड करा है। आपको नहीं लगता विधानसभा में राज्य आंदोलनकारी जिनकी वजह से उत्तराखंड राज्य मिला था, उनकी संख्या कितनी है? अगर कहीं ना कहीं वो विधायक होते या पदों पर होते तो हो सकता है कि वो इस मुद्दे को आगे बढ़ाते, गैरसैंण को राजधानी बनाते। विधानसभा में देखा जाए, विधायकों में देखा जाए, या हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स में देखा जाए, राज्य आंदोलनकारी तो कोई है ही नहीं। यार राज्य आंदोलनकारी नहीं है तो कुछ गलतियां उनकी भी रही हैं। कुछ समय जब ये राज्य बना उस समय कायदे से तो राज्य आंदोलनकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। बिल्कुल भाई अभी सत्ता में उनको शामिल ऐसा नहीं है, जब सत्ता आई थी तो कई राज्य आंदोलनकारियों को मंत्री भी बने थे। कांग्रेस सरकार में ललित जोशी दर्जा राज्य मंत्री बने थे, हरीश नेहरू दर्जा राज्य मंत्री बने थे, बहुत नाम है ऐसे, एक दो नाम नहीं, गढ़वाल से भी कई नाम है। लेकिन उन्होंने उस सोच के हिसाब से जो त्याग करा था, ये जनता को एकत्र करा था उस समय, उस सोच के हिसाब से काम नहीं करा, तभी तो आज उनकी कोई वक्त नहीं है। भाई नेताओं की वक्त कहां पर रह गई? दबाव में काम करते हैं। अब तो सीधा सीधा आप ये मानिए कि भाई जैसे ऊपर से आदेश होता है सरकार वैसे चल रही है। आम जनता की सरकार तो है ही नहीं। आप मुझे बता दिए, सिर्फ चुनाव के लिए सरकार चल रही है, चुनाव जीतना कैसे है इसके लिए सरकार चल रही है। जनता के मूल मुद्दे, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको लेकर तो कोई बात करता ही नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, हमारे हल्द्वानी की आप सुशीला तिवारी को बताइए, संविदा में जो कर्मचारी हैं, महिलाएं बेचारी 8-8, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। आप क्या बात करते हैं? हम हैं कहाँ उत्तराखंड में? कहाँ उत्तराखंड विकास? भाई इस तनख्वाह नहीं मिली तो सरकार की जिम्मेदारी ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो संविदा पे वो ठेकेदार को अगर ठेका दिया है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्यों नहीं पैसे मिले उसको, क्यों नहीं तनख्वाह मिली? तो ये जिम्मेदारी खुद सरकार निभाए, ये उसका कर्तव्य बनता है। और जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा जो फर्ज बनता है, हमें लालच सत्ता का नहीं है। लेकिन आज इस देश का, खाली उत्तराखंड का नहीं, दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे हुए लोग ही पूरा देश चला रहे। अगर हमें आवश्यकता पड़ी हमारे स्वराज सेवा दल को, तो हम जरूर 2027 में अपनी दावेदारी करेंगे जनता के हित के लिए। बिल्कुल। अच्छा, और जैसे आपने अभी चुनाव की बात करी, चुनाव की वजह से सरकार चल रही है चुनाव के लिए। अभी जो बिल्कुल नजदीकी हमारे चुनाव गए, जिला पंचायत चुनाव गए, चुनाव तो अच्छे से संपन्न हुए, सब कुछ सही हुआ, लेकिन उसके बाद जब जिला अध्यक्ष का जो पंचायत का जो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, उसमें हमने नैनीताल में देखा एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ, अपहरण की बात हुई। बाद में फिर वो 5 लोग आए, उन्होंने कहा भाई हम तो घूमने गए थे। उसके बाद गोली चली एक ब्लॉक में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपकी पार्टी ने उसका विरोध भी करा, और जो ये 4 दिन का सत्र है उसी मुद्दे को लेकर 1.5 दिन में सिमट गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सिर्फ चुनाव को लेकर उत्तराखंड की स्थिति, मतलब क्या पार्टियों में सिर्फ ये रहेगा कि भाई हमें चुनाव जीतना है, जनता के मुद्दों से कोई उनको फर्क नहीं पड़ता? देखिए, ये इस उत्तराखंड के इतिहास में जब से राज्य बना है, ये पहली बार हुआ है। ये उत्तराखंड नहीं, अब ये बिहार और उत्तर प्रदेश और 90 के दशक का आपको उत्तराखंड दिख रहा है। ये जैसे बिहार में होता था कि
बिल्कुल तानाशाही होती थी और हिटलरशाही, बदमाशी, पोलिंग बूथ गुंडा, लूट लिए, पोलिंग बूथ लूट दिए। तो ये बिहार बन चुका है। ये अब उत्तराखंड नहीं है, पहली बार ये ऐसा हुआ कि 90 के दशक का बिहार है अपहरण कर उत्तराखंड। दिया गया, उसकी वीडियो भी शामिल हुई है। इसका नाम बदल करके उत्तराखंड का कि नया बिहार, क्योंकि सभी जनता ने देखा ये छोटी बात नहीं है, इसको मजाक में लेने का काम नहीं है। कैसे अब चाहे दोषी पकड़े जाए, भाई लापरवाही तो कानून व्यवस्था की रही है, क्यों नहीं रही है? ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एडीजी को अभी कल यहाँ प्रेस वार्ता करनी पड़े हमारे, और डीजीपी और गृह सचिव को अभी हाई कोर्ट ने तलब करा है, अभी उनकी डेट है। भाई ये कोई छोटा मुद्दा नहीं था नैनीताल जिले का। मैं किसी पार्टी का मुखबिर नहीं हूं, ना किसी की बात कर रहा हूं भाई जनहित की जागरूक नागरिक होने के नाते, ना हम किसी के बंधुआ मजदूर हैं, लेकिन हमें बड़ा पीड़ा होती है। हम उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड में रह रहे हैं, और उत्तराखंड की जो हालात देखे, सत्ता पाने के लिए या वो पद पाने के लिए मतलब मार काट जो करना पड़े कर दे, गोली चलानी पड़े कर दे, किडनैप करना पड़े कर दे। भाई आने वाले बच्चों को क्या सीख दोगे? ये आने वाला क्या उत्तराखंड यही है? देवभूमि बोलते थे कि यहाँ कोई अपराध नहीं होते, यहाँ पर बदमाशी नहीं है। अरे खुलेआम बदमाशी तो है। बदमाशी का मतलब ये नहीं किसी को आपने लूट दिया या गोली मार दी। ये सरेआम जो चुनाव में हुआ है, ये सीधा सीधा उत्तराखंड समझ लीजिए नया बिहार नाम दे करके इसको आप आगे चलाइए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार में होते हुए इस तरह के यहाँ पर कांड हुए हैं। और अब मैं आपसे तुम्हें सवाल पूछना चाहूंगा विशाल शर्मा जी कि इतना सब कुछ आपने प्रदर्शन करा, गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए आपने दिल्ली तक चले गए आप, उसके बाद ये सब चुनाव का सिनेरी हुआ। आगे क्या स्ट्रेटेजी है आपकी पार्टी की 2027 को लेकर, या आने वाले भविष्य में भी, या निकट भविष्य में कुछ दिनों में, जैसे आपने गैरसैंण को लेकर देहरादून में भी करा और दिल्ली में भी करा, आगे भी आप इस अपनी गतिविधियां जारी रखेंगे? क्या है आपकी पार्टी की आगे की रणनीति? देखिए मेरा काम वैसे भी सभी को मालूम है, मैं समाज हित के लिए मुद्दे को बहुत लंबा कभी नहीं खींचता हूँ। अगर किसी समाज हित के लिए मेरी आवश्यकता पड़ती है तो मैं वहां लग जाता हूँ। उसके बाद मुझे अखबारबाजी में छपने छपाने का छपास वाला काम कभी नहीं मैंने करा। और गैरसैंण की जहां तक बात रही है, उत्तराखंड के विकास, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार, नशा मुक्त करने के लिए ये एक पहल है, एक लड़ाई है। अभी तो हम खाली दिल्ली गए, दोबारा अभी हमने सिर्फ धरना दिया। अगर दोबारा आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोकसभा का घेराव करेंगे, और यहाँ देहरादून विधानसभा में इसका भी घेराव करेंगे। अभी तो हमने जितना हो सकता था शांतिपूर्ण धरने दिए हैं। अगर उत्तराखंड के हित के लिए, युवाओं के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, इस विकास के हित के लिए अगर हमारा खून का कतरा भी देना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। इसको हम बिल्कुल ऐसा नहीं बनने देंगे कि त्राही त्राही यहाँ पर हो। और आपने एक बात और कही वहां पर कि स्वराज सेवा दल आने वाले भविष्य में कभी बजट सत्र नहीं होने देगा गैरसैंण में। वो बजट सत्र का नाम मत दीजिए आप उसे, ये पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट वहां नहीं होने देंगे। यहाँ मैंने कहा बजट सत्र का मतलब होता है कि पूरा बजट सत्र चले, आप वहां चलाइए ना, वहां पहले जाकर के। और विपक्ष को भी बोलूंगा या और संगठनों को भी, अगर दोबारा इसी कंडीशन में वहां बजट सत्र हुआ तो पहले विरोध करें। आप बजट सत्र के दौरान विरोध मत करें। और विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ बजट सत्र तभी होने देंगे, क्योंकि सरकार तो पहले डिसाइड करती थी कि इस महीने में ये डेट पे, भाई बहुत पहले डिसाइड हो जाता है कि बजट सत्र होगा, तो वहां पर ये सुविधाएं होनी चाहिए, तब वहां बजट सत्र करें। वहां अभी तो पूरा साल भर पड़ा अगले बजट सत्र को, अभी तो बहुत दूर है आपका चुनाव। आपको वहां पर डेवलपमेंट करें, लेकिन पिकनिक स्पॉट वहां नहीं मनाने देंगे। आपको गोवा टूर मस्ती करना है, गोवा टूर चले जाइए, एंजॉय करना है, थाईलैंड बैंकॉक जाइए। हमारे इस गैरसैंण को ये सीधे सीधे पहाड़ियों जो भाई है, सीधे साधे लोग हैं यहाँ पहाड़ के लोगों, उनको ठगने नहीं देंगे, उनको मिसगाइड नहीं करने देंगे, हमारा वादा है जी। तो बहुत बढ़िया बात कही विशाल शर्मा जी आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने की, एक आप इसमें कामयाबी हासिल करें। और सरकार में उम्मीद करूंगा कि सरकार तक आपकी बात जरूर पहुंचे। और इसी तरह के विशाल शर्मा जी को हम फिर से किसी नए मुद्दे को लेकर आपके सामने फिर लेके आएंगे, क्योंकि ज्वलंत मुद्दे इनके पास बहुत रहते हैं और सामाजिक हितों से आप लगातार बने रहते हैं। और हमारी आशा है कि आप इसी तरीके से समाज के जुड़े मुद्दों को उठाते रहें और सरकार तक और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन तक आपकी आवाज बहुत बहुत पहुंचे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और आपसे भी हम वादा करते हैं कि इसी तरह से मुद्दों को लेकर और इसी तरह के व्यक्तियों को लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपकी गूंज। थैंक यू।